नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील में। दोस्तों, आज हम बोर्ड 2024 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं राजनीतिक शास्त्र ऑब्जेक्टिव के रूप में, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 को प्राप्त हुई। तो बेल्जियम स्वतंत्र कब राष्ट्र घोषित हुआ? तो 4 अक्टूबर 1830 को। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? तो डच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम जो है वहाँ पे डच भी बोला जाता है, फ्रेंच भी बोला जाता है और जर्मन भी बोला जाता है। मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो डच, फ्रेंच, जर्मन सभी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जबकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है और कोलंबो श्रीलंका की पुरानी राजधानी है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो डचों की आबादी कितना प्रतिशत है बेल्जियम में? तो 59%। 59% आबादी किसकी है? तो बेल्जियम में 59% आबादी डचों की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिल देशों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो तमिलों की जनसंख्या कुल जो है 18% है श्रीलंका में। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? तो 1956 में श्रीलंका में जो थी भाषा सिंहली भाषा, उसको राजभाषा बना दिया गया था। तो 1956 में कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया गया था श्रीलंका में? तो सिंहली भाषा। अगला प्रश्न है कि सामूहिक सरकार का उदाहरण किस देश में मिलता है, या किस देश में सामुदायिक सरकार का प्रावधान है? तो सामुदायिक सरकार का प्रावधान बेल्जियम में है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1970 और 1993 के मध्य 1970 और 1993 के मध्य 1970 और 1993 के मध्य जो था, कितनी बार बेल्जियम के संविधान में संशोधन किया गया था? तो कितनी बार किया गया था? वह किया गया था 4 बार। तो 4 बार बेल्जियम के संविधान में संशोधन किया गया था 1970 और 1993 के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक थी? तो देखिए, ब्रुसेल्स क्या था? तो बेल्जियम की राजधानी, और बेल्जियम की राजधानी में सबसे अधिक बोलने वाले भाषी थे फ्रांसीसी भाषा। मतलब बेल्जियम में पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सी भाषी वाले लोग थे, तो डच, और जबकि बेल्जियम की राजधानी में तो फ्रांसीसी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग थे वह तुलनात्मक रूप से किससे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो जो डच भाषी लोग थे उससे अधिक ताकतवर और समृद्ध कौन थे? फ्रेंच भाषी लोग, जो कि अल्पसंख्यक थे। ठीक है, मतलब फ्रेंच वाले का जनसंख्या कम था लेकिन ताकतवर सबसे अधिक फ्रेंच थे। डच की जनसंख्या अधिक थी पर एक गरीब थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में 2 मुख्य जाति गुट कौन सी थे? तो श्रीलंका में 2 जाति का जिक्र आता है, एक सिंहली और एक तमिल। कौन सा 2 जाति है? सिंहली और तमिल। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो सिंहली भाषी जो लोग थे, जो सिंहली भाषा बोलते थे, वह बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जातीय समूह को बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी किसकी थी? तो डच भाषी लोगों की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी थी, जबकि जो राजधानी था वहाँ पे सबसे अधिक फ्रेंच भाषी लोग थे। ठीक है, मतलब ब्रुसेल्स में अगर पूछा जाए तो फ्रेंच भाषी और बेल्जियम में पूछा जाए तो डच भाषी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो जो क्षेत्रीय सरकार है, भारत एक संघीय सरकार है और उसका जो क्षेत्रीय सरकार है उसका नाम है यहाँ पे राज्य सरकार। ठीक है, जैसे झारखंड में राज्य सरकार है, झारखंड का राज्य सरकार, और भारत संघीय सरकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सत्ता की साझेदारी का कारण है? तो सत्ता की साझेदारी का कारण क्या है? तो युक्तिपरक और नैतिकपरक दोनों कारण हैं सत्ता की साझेदारी का। तो सत्ता की साझेदारी का कारक है युक्तिपरक और नैतिकपरक। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है?
तो लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? तो लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है? सत्ता की साझेदारी को। किसको? सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है, क्योंकि इसके कारण जो सामाजिक समूह है उसके बीच टकराव, मतभेद, लड़ाई कम होती है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का कारण क्या था? तो श्रीलंका में देखिए सिंहली और तमिलों के बीच तनाव हो गया था। इसका मेन कारण क्या था? तो बहुसंख्यकवाद, क्योंकि वहाँ पे जो सिंहली लोग थे वह बहुसंख्या मात्रा में थे और तमिल लोग कम मात्रा में थे। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? तो दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से गठबंधन सरकार बनती है। क्या गठबंधन सरकार किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक सरकार अगर मिलकर सरकार बनाए तो उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। जैसे झारखंड का ही उदाहरण ले लिया जाए तो यहाँ पे JMM मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बहुत सारे मिलके सरकार बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ गठबंधन सरकार झारखंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, तो अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी जो होता है तो उसमें सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारक है। हाँ भाई, सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र के लिए लाभकारक है, ये सही बात है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। हाँ, जो टकराव होता है समुदायों के बीच उसमें कम होता है। या अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है? नहीं नहीं नहीं, सत्ता की साझेदारी से फूट नहीं होती है। तो ये बात मेरा गलत है और गलत ही पूछ रहा था, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। हाँ, ये भी सही है। मतलब तीनों बात A, B, D सही है और C इसमें गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन बेल्जियम की एक भाषीय समूह नहीं है? तो देखिए, बेल्जियम में फ्रेंच बोला जाता था, डच बोला जाता था, जर्मन बोला जाता था, स्पेनिश भाषा वहाँ नहीं बोली जाती थी। तो यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो कौन सा राजभाषा बना था? तो सिंहली को राजभाषा बना दिया गया था 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत को ही ढूंढना है। तो देखिए, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना संघीय शासन व्यवस्था का देना है, सही बात है। अगला है कि क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। हाँ, जो विविधता है उसका भी यहाँ पे इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। ठीक है, अगला है कि विभिन्न स्तर की सरकारों की भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। हाँ, ये भी बात सही है। अगला है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों का व्याख्या का अधिकार ना होना। नहीं नहीं, अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि असत्य पूछ रहा था। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में जो फ्रेंच बोलते थे उसका परसेंट 40% था। बेल्जियम में 40% लोग फ्रेंच बोलते थे। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1960 में। देखिए, कहीं कहीं तो 1956 भी नज़र आया था, देख लीजिएगा इसको सही। तो श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? 1960 में। ठीक है, अगला है कि सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो क्षैतिज वितरण में कौन से शामिल है? तो विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। क्या क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रण वितरण में। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी है? तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी है कितना? 59%। रिपीट हो गया क्वेश्चन। 59% लोग क्या है? बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखिए, ऊर्ध्वाधर वितरण कौन सा सही है? तो केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और स्थानीय सरकार होता है। तो ये सही है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। केंद्रीय सरकार होता है, उसके नीचे राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय सरकार। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है, सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण से। सत्ता का क्षैतिज वितरण से है, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, मतलब जो सत्य है उसको छोड़ देना है, जो असत्य है उसको ठीक करना है। तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान थी। तो ये सत्य बात है। ठीक है, क्या है? सत्य बात है कि केंद्रीय सरकार जो था उसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषा के मंत्री की संख्या समान थी। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है।
तो ये भी सही बात है। ठीक है, आगे पूछ रहा है बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है। तो नहीं, यही तो बात गलत था। सी नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि मुझे असत्य पूछ रहा था। अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। तो बताइए कौन इनमें से संघात्मक प्रणाली नहीं है। तो श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं था, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था था। ठीक है, भारत में भी संघात्मक है, बेल्जियम में भी संघात्मक था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा में बोले वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। तो फ्रेंच भाषी और डच भाषी के बीच तनाव बढ़ने लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है बोलिए। तो जनता को लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है। हाँ, सही बात है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े इलाकों में पड़ती है, राज्यों में। हाँ, यहाँ भी सही बात है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। हाँ, ये भी सही बात है। मतलब कि ये सभी बात है जहाँ पे सत्ता की भागीदारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसक और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो सामाजिक प्रकार का टकराव है वह आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्या है, देखिए कि श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की प्रतिशत कितना था। सिंहली कितने थे भाई? सिंहली 74%। ठीक है, सिंहली 74% है। आगे बोल रहा है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण क्या है। तो सामुदायिक सरकार। यहाँ पे क्या बनाया गया था? सामुदायिक सरकार बनाया गया था। आगे है कि सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा कब? तो 1956 में। देखिए बार 1956 आ रहा है, मतलब 1956 में सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1956 में। पर हम लोग अभी देखे थे कि 1960 भी। तो 56 या 60 दोनों में कोई एक ऑप्शन में नजर आएगा, तो आप 56 को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते? तो क्षैतिज वितरण। क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। विभिन्न अंगों के बीच अगर बंटवारा करे तो क्षैतिज वितरण कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देखिए क्या बोल रहा है कि अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षा के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। तो कौन किया था? तो बेल्जियम में सही हुआ, मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट बेल्जियम में मिला था। मतलब वहाँ पे जो समुदाय था, समुदाय के बीच टकराव नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे क्या हुआ, यानी सामुदायिक शासन व्यवस्था चलाया गया। ठीक है, तो बेल्जियम में पॉजिटिव रिजल्ट था, जबकि श्रीलंका जो वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट था। तो यहाँ बेल्जियम होगा। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच को कम करती है। क्या कम करती है? तो टकराव को कम करती है। अगला है कि बेल्जियम में कैसा शासन व्यवस्था था। तो बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था था, जबकि श्रीलंका में पूछा तो एकात्मक। अब अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तो अगला चैप्टर है संघवाद। क्या है? संघवाद। तो इसे प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल के पास। समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची किसको बोलते हैं? तो वैसी सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। इसके अधिकार का जो कानून है, इसके विषय का कानून कौन बना सकता है? तो संसद मतलब केंद्र सरकार, और विधानमंडल मतलब कि राज्य सरकार, दोनों कानून बना सकती हैं अपने अपने जगह। ठीक है, भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है कि निम्न में से निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। तो कौन संघ का उदाहरण है बताइए। तो यहाँ पे जो है निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण, तो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत सारे देशों का समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? बहुत सारे देशों का समूह है। ठीक है, इसमें बहुत सारे संघ आके मिले हैं। ठीक है, जबकि भारत क्या है? राज्यों का समूह है, और संयुक्त राज्य अमेरिका देशों का समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, एकात्मक शासन व्यवस्था। अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है तो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ होंगी, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियाँ होंगी।
अगला प्रश्न है पुलिस, व्यापारिक, कृषि, सिंचाई जैसे जो है, देखिए पुलिस, व्यापारिक, कृषि, सिंचाई ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। क्योंकि देखिए देखते होंगे हम लोग, जो पुलिस का गठन होता है तो राज्य सरकार करती है, जैसे झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस। व्यापार भी राज्य के अंतर्गत आता है, कृषि भी राज्य के अंतर्गत आता है, सिंचाई प्रणाली भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो केंद्रीय सूची का विषय देखिए कानून व्यवस्था केंद्र सूची का विषय नहीं है। मुद्रा, देखिए पैसा क्या जो लेन देन है बनता है कहाँ पे? तो केंद्र के पास ही सकती है, मतलब कि केंद्र का विषय कौन है? मुद्रा केंद्र का विषय है, बैंकिंग भी केंद्र का विषय है और रेलवे भी केंद्र का विषय है, जबकि कानून व्यवस्था केंद्र का विषय नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर होगा, कानून व्यवस्था केंद्र का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? मतलब कि अगर समवर्ती सूची है जिसमें दोनों का अधिकार होता है, तो अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए कोई मैटर को लेकर के, कोई विषय को लेकर के, तो किसका बात माना जाता है? तो उसमें केंद्र सरकार की बातों को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो शक्ति का बंटवारा किया गया है 3 सूची में। कौन कौन सूची था? तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास होता है? तो वैसा विषय जो किसी के पास नहीं होता है उसमें कानून कौन बनाएंगे? तो संसद बनाएंगे, मतलब केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है बताइए? तो ग्राम पंचायत की बैठक कौन करता है? अध्यक्षता, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में संघ में इस समय क्या है? तो इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसके बीच का निपटारा जो है न्यायपालिका करता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर टकराव हो जाए कोई मैटर को लेकर के, तो उसको न्यायपालिका सॉल्व करती है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट इसे सॉल्व करता है, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है इसे हल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। और यह किससे संबंधी है? पंचायती राज से। तो पूछा जाता है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में। और कौन सा नंबर का था? 73 नंबर का। 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें पंचायती राज को शक्तिशाली बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? तो जो शहर में काम करता है, शहरों में जो काम करता है उसको नगर पालिका और नगर निगम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो जो नगर निगम होता है जो शहरों में लागू होता है उसके प्रमुख को मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 मतलब कि 3 सीट में से 1/3, मतलब देखिए 1/3, मतलब 3 सीट अगर है ठीक है पंचायती राज व्यवस्था में, तो 1 सीट किसके लिए रिजर्व होगी? तो 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। मतलब कि जो भाषा है संविधान में हमारे भाषा का जिक्र है, उसमें 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितना विषय है? 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची किसको बोलते हैं? वैसा सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य के अधीन आते हैं? तो राज्य के अधीन कौन सा आएगा इसमें? देखिए तो मुद्रा केंद्र सरकार के अधीन है, बैंकिंग भी केंद्र सरकार के अधीन है और कंप्यूटर भी केंद्र सरकार के अधीन। तो किसके अंतर्गत आएगा? तो वाणिज्य जो है, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा कि वाणिज्य जो है वह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता को लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सत्ता, मतलब कि शक्ति को लेकर के स्थानीय सरकार को दे दिया जा रहा है, तो इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? तो केंद्रीय सूची का विषय देखिए, कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? केंद्रीय सूची का विषय मुद्रा है, कानून और व्यवस्था भी है,
बैंकिंग भी है और विदेशी मामले केंद्र सूची का विषय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय? तो ये संघ सूची के, केंद्र सूची के महत्वपूर्ण विषय। देखिए जो इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था ये हमको रॉन्ग लग रहा है। देखिए क्या है इसमें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? देखिए केंद्र सूची का विषय नहीं है पूछ रहा है, तो बैंकिंग तो है, मुद्रा भी है और बैंकिंग भी है, विदेशी मामले भी केंद्रीय सूची का विषय होता है भाई। कानून और व्यवस्था, कानून जो होता है राज्य सरकार भी कुछ कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कुछ अपना अपना कानून बनाती है, तो कानून और व्यवस्था जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ये राइट आंसर बी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 25 नंबर देखिए, शिक्षा, वन, मजदूर संघ। देखिए यहाँ पे हमने देखा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले मतलब कि डिफेंस लाइन जो हो गया प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार सब किसका था? संघीय सूची का विषय था। शिक्षा, वन, मजदूर विभाग, गोद, लेन देन, उत्तराधिकारी, ये सब जो दिख रहा है सब समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा देखिए, शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है। मजदूर से संबंधित भी दोनों योजना लाती है। विवाह भी केंद्र और राज्य दोनों के बीच में। गोद लेना, ये सब सारा का सारा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की प्रमुख इकाइयाँ क्या है? तो पंचायती राज की प्रमुख इकाइयाँ हैं ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता देखिए, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। हाँ, ये सही बात है। अलग अलग स्तर की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करती है। हाँ, एक ही नागरिक पे दोनों सरकार शासन करती है। ठीक बात है। सी में बोला विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते। नहीं ना भाई, सबका अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। ये बात गलत हो गया, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो देखिए मैथिली भाषा अनुसूचित भाषा में शामिल है, मतलब जो 22 भाषा था उसमें मैथिली भी शामिल है, असमिया भी शामिल है, संथाली भी शामिल है। और भाषा कौन शामिल नहीं है? तो अरबी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए राज्य सरकार राज्य सूची का विषय, केंद्र सरकार संघीय सूची का विषय, केंद्र सरकार राज्य सरकार समवर्ती सूची का विषय, स्थानीय सरकार अविष्ट अधिकार। ना भाई, ये सब तो कहीं नहीं देखे हम लोग। बाकी तीनों सही है। तीनों क्या है? सही है कि राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, और दोनों का अगर हो केंद्र और राज्य सरकार तो समवर्ती सूची। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। देखिए यहाँ बोला कौन सा सत्य है? विकेंद्रीकरण के संबंध में। विकेंद्रीकरण किसको बोलते थे? कि केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर कहाँ स्थानीय सरकार को दे दिया जाता था, वही था ना। तो बोला अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य नहीं है। तो ये बात सत्य है, संवैधानिक बाध्य नहीं है कि सबको चुनाव कराना ही पड़ेगा स्थानीय इकाई, ऐसा बात कहीं जिक्र संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, यही मेरा सत्य वचन है। ठीक है, अगला बोल रहा है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए भारतीय संघ, देखिए यहाँ पे देखिए भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जबकि नगर निगम का कौन होता है? प्रमुख मेयर होता है, और ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच और मुखिया होते हैं। ये तीनों बात सही है। जबकि राज्य का बोल दिया उपराष्ट्रपति होता है प्रमुख। ना भाई, राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य का क्या होगा? राज्यपाल। तो ये गलत आंसर हो गया, तो बी गलत हो गया, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संघ बोले देश का तो राष्ट्रपति, ठीक है। नगर निगम मेयर हेड होते हैं, ठीक है। राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच और मुखिया होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सूची के संघ सूची का विषय नहीं है? देखिए पुलिस, व्यापार, कृषि, ठीक है, एक किसके विषय है? तो पुलिस, व्यापार, कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, यही तो है संघीय सूची का विषय, और वही तो पूछ रहा है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, ये सारे किसके विषय हैं? तो राज्य सूची का है। शिक्षा, वन, विवाह किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो 40% लोग हमारे देश में हिंदी भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए संथाली भाषा जो है अनुसूचित भाषा में झारखंड की कौन सा भाषा शामिल है? तो देखिए झारखंड का एकमात्र भाषा शामिल है, उसका नाम है संथाली। और संथाली को कब शामिल किया गया था? 1992 में। कब शामिल किया गया था? 92वां संविधान संशोधन, देखो कौन सा 92वां संविधान संशोधन था? 2003। तो 2003 में शामिल किया गया था संथाली को 22 भाषाओं की सूची में। ठीक है,
याद रखिएगा इसको भी आप। अगला प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान कितना परसेंट है भाई? 50% है। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50%। यहाँ तो 50 बोल रहा है, पर हम लोग जानते हैं कि पंचायतें में कितना था? 1/3, मतलब 33% के करीब आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ रॉन्ग आंसर हमको लग रहा है। ठीक है, आगे है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए ये भी सही है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए पंचायत में 33% आरक्षण फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 1/3, और उससे ज़्यादा भी कोई कोई राज्य में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। क्या उठाया गया? एक बड़ा कदम उठाया गया। कब उठाया गया था विकेंद्रीकरण से संबंधित? तो 1992 में विकेंद्रीकरण से संबंधित एक बड़ा कदम उठाया गया था। अगर आपको 1992 मिले या 91 मिले तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो विकेंद्रीकरण 1991 भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है। तो ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर होगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों शामिल है। ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्य से शक्ति लेके स्थानीय सरकार को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र के गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ, मतलब गठबंधन की सरकार कब आई। तो 1990 में गठबंधन सरकार आया था भारत में। ठीक है, उसके पहले केवल कांग्रेस का ही शासन चलता था पूर्ण बहुमत का। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में अविष्ट बाकी बचे विषय, जो अविष्ट विषय किसको बोलते हैं? जो बचा हुआ विषय किसके अंतर्गत आएगा? तो केंद्र सरकार के, मतलब वैसा विषय है जिसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि वह समवर्ती सूची का विषय है, संघीय सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, जिसका जिक्र नहीं किया गया है, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर क्या है। तो देखिए तीसरा स्तर क्या था? स्थानीय सरकार। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट है। पहला में केंद्र सरकार होता है, दूसरा में राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। अगला है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। भारत में कितनी शासन प्रणाली है? तो त्रिस्तरीय है। भारत में कितनी स्तरीय है शासन प्रणाली? तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए जो सी नंबर है कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ना भाई, सबसे अधिक ताकत का उपयोग करते, गलत बात है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है सुमेलित कीजिए, निम्न से कौन सुमेलित है। तो देखिए संघ सूची जो है, पुलिस, कृषि, व्यापार, ना ये संघ सूची का विषय नहीं है भाई, ये राज्य सूची का है। अगला राज्य सूची का प्रतिरक्षा बैंक, ना भाई ये संघीय सूची का विषय है, ये भी गलत हो गया। समवर्ती सूची, वन विवाह, हाँ भाई ये तो समवर्ती सूची का विषय है, वन विवाह और उत्तराधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देखिए क्या है कि संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। तो जो अधिकार है इसका व्याख्या कौन करता है। तो न्यायालय अधिकार के पास ये अधिकार है कि किसका अधिकार क्षेत्र में कौन सा वस्तु आएगा और किसके जिम्मेवारी है। न्यायालय ही इसका अधिकारों का व्याख्या करता है। अधिकारों का व्याख्या कौन करता है। तो न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के पास होता है। तो केंद्र शासित है, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है केंद्र शासित, तो इसका किसके पास अधिकार होगा। केंद्र सरकार के पास। ये नंबर ऑप्शन राइट। अब बोले जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। विकेंद्रीकरण कहा जाता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए बोल रहा है केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी दिलचस्पी वाले विषय किसके अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच वाला जो विषय है वो किसके अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली, कौन सा अध्यात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो भारत कैसा है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ठीक है, कितना 5% से भी कम है राज्यों की
विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मतलब कि विधानसभा में 100 में से 5 भी महिला खड़ा नहीं होती हैं, ठीक है। अगला है कि भारत में शिक्षा जो है कौन सा विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय पहले जानते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार कितना, संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक स्तर वाली संघीय में होती है। एकात्मक में 1 स्तर का होता है। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र का संविधान में वर्णित होते हैं। संघीय व्यवस्था जो है वहाँ पे जो भी अधिकार क्षेत्र है वो सब संविधान में लिखा गया है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए क्या किया जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाने के लिए, ठीक है। आगे है कि देखिए भारत की संघीय प्रणाली कैसा है, तो एक साथ रहने का है, साथ रहने का, ठीक है। आगे है कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति करना, मतलब पंचायत समिति का गठन कई ग्राम पंचायतों को मिला करके किया जाता है। अगला है कि स्थानीय शासी निकायों में कम से कम पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितना पद, तो 1/3, 1/3 मतलब 3 भाग में से 1 भाग कम से कम स्थानीय शासन व्यवस्था में महिला का लिए आरक्षित है। उससे अधिक भी हो सकता है, कहीं कहीं 50% तक भी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की संघीय प्रणाली एक साथ रहने की है, ठीक है। 10 में बोल रहा है कि ग्राम सभाओं ग्राम पंचायतों, मतलब कि पंचायत समिति का गठन किसके द्वारा होता है, तो पंचायत समिति का जो गठन है वह किया जाता है ग्राम पंचायतों को मिलाने से। ग्राम पंचायत को मिलाने से पंचायत समिति बनती है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कम से कम कितना आरक्षण है, 1/3, ठीक है। आगे बढ़े सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन या पंचायती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों को अगर विवाद हो जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो इसको कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आगे बढ़ रहा है संघीय सूची में प्रतिरक्षा विदेशी मामले, ये सब किसका विषय है, तो राष्ट्रीय सूची का विषय है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी भाषा हिंदी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 44% दिया गया, पर लगभग 40% कहीं कहीं आंसर मिलता है, ठीक है। 40 या 44 मिले तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर, लोकतंत्र और विविधता। सामाजिक विभिन्नता कहाँ पाई जाती है, तो केवल खाड़ी देशों में, केवल गरीब देशों में, छोटे देशों में नहीं भाई, कोई भी देश हो हर जगह सामाजिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कि अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किससे शुरू किया गया था, तो जो नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन हुआ था वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। मेक्सिको ओलंपिक कब हुआ था, तो मेक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था। कब हुआ था, 1968 में मेक्सिको ओलंपिक हुआ था। अगला प्रश्न है कि रंगभेद की नीति निम्न में से किस देश के सरकार द्वारा अपनाई गई थी, तो रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई थी। और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे कौन लड़े थे, नेल्सन मंडेला। रंगभेद की नीति के समाप्त करने वाले नेता कौन थे जो आंदोलन चलाए थे, तो नेल्सन मंडेला, ठीक है। अगला है कि एक समाज और एक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाता है जब उसका आधार होता है, क्या होता है, तो जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य कई सामाजिक अंतर से बढ़ जाते हैं, मतलब कि जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य कई सामाजिक अंतर से अगर बड़ा रूप ले लेता है तो समाजों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, तो समरूप समाज बोलते हैं। जहाँ विभिन्नता नहीं है उसको समरूप समाज बोलते हैं। समरूप समाज क्या है, यहाँ पे कौन था, तो समरूप समाज जर्मनी और स्वीडन समरूप समाज का उदाहरण था। यहाँ पे विविधता नहीं थी। किसी आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। कौन सा आंदोलन था भाई, तो नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। अगला है कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक थे। कितना थे, 44% रोमन कैथोलिक थे उत्तरी आयरलैंड में। किसका प्रतिनिधित्व करते थे, कौन सी पार्टी, तो कौन सा पार्टी था, नेशनल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो है निम्नलिखित किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार में विखंडन किया गया है, तो देखिए यूगोस्लाविया, क्या नाम है, यूगोस्लाविया को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पे विखंडन का सामना करना पड़ा था। मतलब कि यहाँ पे यूगोस्लाविया जो है वह धर्म के आधार पे और जाति के आधार के कारण यहाँ पे विखंडित हो गया था, टूट गया था, ठीक है। अगला है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा, तो अमेरिका में अश्वेत
आंदोलन जो था वहाँ 1966 में उभरा। ठीक है, अगला है किस देश में सामाजिक विभाजन एक समस्या है? तो किस देश में? तो देखिए सामाजिक विभाजन भारत में भी एक समस्या है, हॉलैंड में भी, बेल्जियम में, मतलब इस सभी देशों में समस्या है। कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे? तो अमेरिका के थे कार्लोस और स्मिथ। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और कौन सा? एफ्रो अमेरिकी थे। कौन से थे? एफ्रो अमेरिकी, मतलब कि अमेरिका में बसने वाले अफ्रीकी थे। ठीक है, अगला है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो 10 वर्षों तक चला था अश्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में। ठीक है, आगे है कि सामाजिक विभिन्नता केवल कहाँ पाई जाती है? तो सामाजिक विभिन्नता लगभग सभी देशों में पाई जाती है। सामाजिक विभिन्नता लगभग सभी देशों में पाई जाती है। सामाजिक विभिन्नता अधिकांश कहाँ होता है? तो जन्म पर आधारित होते हैं। जो अधिकतर विभाजन होता है, सामाजिक विभाजन, वो जन्म से ही होते हैं रिलेटेड। क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं? ना भाई, जितना भी सामाजिक विभाजन है वह सामाजिक अंतर सभी सामाजिक विभाजन को उत्पन्न नहीं करते। मतलब कि अगर सामाजिक अंतर है तो जरूरी नहीं है कि समाज क्या हो, समाज का इसमें विभाजन हो। ना, गलत बात है। अगला है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ क्या होता है? सामाजिक विभाजन हो जाता है। मतलब अगर सामाजिक अंतर एक दूसरे से लड़ रहे हैं बार बार, सामाजिक अंतर होने के कारण अगर लड़ाई हो रहा है तो विभाजन निश्चय ही होना है। अगला प्रश्न है, तो अगला चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है? लैंगिक मतलब लिंग का बात कर रहा है कि स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं, यही है लैंगिक विभाजन। मतलब कि सभी को बराबर का अधिकार नहीं है, स्त्री और पुरुष को अगर बराबर का अधिकार नहीं है तो ये लैंगिक विभाजन। ठीक है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसमें औरतों का आरक्षण का बात किया गया, कितना? 1/3 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत बोलते हैं, तो छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। छुआछूत किसमें है? अनुच्छेद 17 से संबंधित है छुआछूत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 42वें संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसके द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसको जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कितना है? मतलब लिंगानुपात पूछ रहा है। तो लिंगानुपात कितना था? 940 था। ठीक है, 940 था लिंगानुपात भारत का। ठीक है, तो देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं कितनी थी? तो 65.4% महिलाएं शिक्षित थी। ठीक है, आगे है कि भारतीय समाज का स्वरूप है। तो भारतीय समाज किस तरह का है? पितृसत्तात्मक, मतलब कि पितृ प्रधान, मतलब कि पिता की ही प्रधानता पाई जाती है भारतीय समाजों में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों के अवसरों में विश्वास करने वाली महिलाएं या पुरुष को क्या कहते हैं? तो इसी को बोला जाता है नारीवाद। क्या बोलते हैं? नारीवाद बोला जाता है। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं तो नारीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारीवादी। ठीक है, अगला प्रश्न है धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये किसका कथन था? इंपॉर्टेंट कथन है कि धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी ने कहे थे कि धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? तो जो भी नारीवादी आंदोलन होता है नारियों की समानता की बात करता है, नारियों के अधिकार का बात करता है, तो ये समानता से संबंधित होगा। ठीक है, कि नारीवादी आंदोलन में क्या होगा? पुरुष के समान अधिकार चाहिए नारियों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति, जनजाति बोलता तो एससी का बात करता, नहीं एसटी का बात करता, अनुसूचित जाति बोल रहा है। ठीक है, मतलब एससी का बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, तो कितना परसेंट शेड्यूल कास्ट है? 8.6%। अगला एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जातियां समूहों के उच्चतम से निकटतम की ओर होती है उसे क्या कहा जाता है? जाति पदानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति पदानुक्रम कहते हैं। जाति समूह का बात कर रहे हैं, उच्च से निम्न की ओर, हाई से लो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जाति पदानुक्रम। अगला है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को ही देखते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता ना भाई, कोई धर्म को राजकीय धर्म ये नहीं बताता, ये गलत बात है।
जबकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ, ये सही बात है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने के, हाँ ये तो सही है, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार था। हाँ भाई, ये भी सही बात है। आगे देखते हैं। तो आगे है कि कोष्ठ में भरना है इसको। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य क्या होते हैं? राजनीतिक में एक भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, सही बात है, राजनीतिक भराएगा। किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग एक ही क्या होते हैं? सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अलग धर्म को मानने वाले एक समाज का तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। आगे बोलता है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। पुरुषों का तो पहले से ही ठीक था, महिला ही भराएगा। सार्वजनिक जीवन में औरतों का खास करके राजनीतिक में भूमिका क्या था? नगण्य थी। ठीक है, औरतों की भूमिका राजनीतिक में क्या थी? लगभग 0 थी। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में पहले। अभी बोल रहा है भारत की विधायिका में महिलाओं का अनुपात कितना है? तो बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में महिला मंत्री बनती हैं। ठीक है, आगे है कि लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को कहाँ पे रखना चाहिए? तो राजनीतिक में उठाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब राजनीतिक में उठाने अधिकार होना चाहिए कि लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरत, हितों और मांगों को उठाने का अधिकार, राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का काफ़ी ऊंचा है। किसका? महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। कौन सा देश में? देखो दिया स्कैंडिनेवियाई, क्या है? स्कैंडिनेवियाई में, इन देशों में क्या है? महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। आगे, मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा कितना है? तो औरतों का हिस्सा भाई हमने देखा क्या है? लगभग क्या है? आधा है। मनुष्य जाति की आबादी में तो आधा हिस्सा है भाई। आबादी बोले तो आबादी में तो हिस्सा आधा है, पर राजनीतिक में हिस्सा नगण्य है। ठीक है, आधी आबादी तो महिलाओं का है ना। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। कौन मानते थे? गांधी जी। कई बार खाली स्थान है तो कहाँ भरेगा? सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। तो सांप्रदायिकता जो होता है, मतलब कि अलग अलग धर्म के आधार पर जो लड़ाई होता है, ये हिंसा भी करवा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी किसका होता है? तो ये जिम्मेवारी दिया गया था कि घर चला भाई, बच्चों को पालो पोसो, किसका जिम्मेवारी था? औरतों का। अगर सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी मान्यतावाद पर आधारित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ मान्यता जातिवाद भराएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी कहा करते थे, क्या कहा करते थे? कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। किसको? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न, एक सांप्रदायिक सोच अक्सर समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या इसको पढ़ें? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेके देख लीजिएगा, आंसर दिया हुआ है। देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चैप्टर बढ़ते हैं, जन संघर्ष और आंदोलन। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना किया गया था? तो लोकतंत्र की स्थापना कब किया गया था नेपाल में? तो 2006 में। बोलिविया में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बोलिविया में विद्रोह किया गया था। बोलिविया में जल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जल आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फेडेकोर के द्वारा जल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण है? तो दबाव समूह का लक्षण है, संगठन भी बनाते हैं, समान हित का बात करते हैं, सर्वव्यापकता की बात करते हैं। ठीक है, इससे भी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मेघा पाटेकर कौन सा आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा दबोच समूह का उदाहरण है?
तो दबाव समूह का उदाहरण कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन भी दबाव समूह के कारण ही हुआ था। शराब विरोधी आंदोलन भी दबाव समूह के कारण ही हुआ। सूचना के अधिकार का आंदोलन भी दबाव समूह के कारण ही हुआ था। मतलब जो भी आंदोलन होता है दबाव समूह के कारण ही होते हैं। ठीक है, आगे हैं तो इसका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सूचना का अधिकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं, आरटीआई। तो आरटीआई कब आया था भाई, कब पारित किया गया था? 2005 में। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। आरटीआई इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आरटीआई कब पारित हुआ? 2005 में। ठीक है, आगे देखिए कि सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सप्तदलीय गठबंधन जो नेपाल में किया गया था, तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सप्तदलीय गठबंधन 7 दलों का गठबंधन था। ठीक है, बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? तो बामसेफ जो है कर्मचारियों का आंदोलन था। बामसेफ किसका आंदोलन था? कर्मचारियों का। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो अखिल भारतीय राजनीतिक परिषद, देखिए अखिल भारतीय राजनीतिक परिषद भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ठीक है, कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करते हैं? तो जन सामान्य के हित में काम करते हैं ये लोग। जो दबाव समूह होते हैं वो जन सामान्य के हित का बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जन सामान्य का हित समूह है? तो कौन सा? तो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाला समूह जो है वह एक तरह का हित समूह का उदाहरण है। ठीक है, व्यापारिक संघ हित का नहीं है, पेशेवर संस्था भी हित का नहीं है, व्यावसायिक संस्था भी हित का नहीं है। ठीक है, ये सब गलत है। आगे देखते हैं कि अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है? तो अधिकांश समय में किस माध्यम में विकसित होता है? लोकप्रिय संघर्ष आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक प्रकृति का आंदोलन नहीं है? तो सार्वभौमिक प्रकृति का आंदोलन कौन नहीं है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कोई खास जगह हुआ था। इस सार्वभौम नहीं है, मतलब हर पूरे देश के लिए लड़ाई नहीं थी। ठीक है, पूरे देश के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन लड़ाई नहीं था, लेकिन पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन, ये सब पूरा देश के लिए होता है। ठीक है, सार्वभौमिक स्तर पे होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, वर्ग विशेष के हित समूह। ठीक है, तो किसी विशेष तबके के या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं। हाँ ठीक है, अगर देखिए यहाँ से डिफिनेशन भी अगर वर्ग विशेष हित समूह का पूछे तो यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं विशेष हित समूह। ठीक है, राजनीतिक दल बोले तो ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों की लामबंद करते हैं, मतलब लोगों का मदद किस लिए करते हैं? क्योंकि उसको सत्ता पाने होती है। ठीक है, तो राजनीतिक दल होगा। आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष है जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है या नहीं? नहीं भी। मतलब आंदोलन किसको बोलते हैं? कि सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया आंदोलन, मतलब कि कोई भी समस्या है उसके लिए जो हम लोग विरोध करते हैं, जिसका समस्या का समाधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको आंदोलन बोला जाता है। दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं ना भाई, दबाव समूह सीधा भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। सीधा भाग राजनीतिक में कौन लेते हैं? तो राजनीतिक दल लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अगर मिल जाए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित था। हाँ भाई, एक ही मुद्दा इसका था। ठीक है, नर्मदा को बचाना। खाद्य विक्रेता का संघ क्या है? दबाव समूह है, ये तो दबाव समूह है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, ये भी सही है। तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है? ममता बनर्जी की है, पश्चिम बंगाल। श्रीलंका में संघात्मक शासन प्रणाली था ना भाई, श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली था। ठीक है, कौन सा प्रणाली था? एकात्मक। अगला प्रश्न है कि सर्वदलीय गठबंधन कहाँ किया गया था भाई? कौन सा देश से संबंधित है? तो नेपाल से। अभी मैंने बताया था 7 पार्टी अलायंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? बोलीविया, तो बोलीविया जो है, देखिए बोलीविया एक देश है जो कौन सा महादेश है? तो अमेरिकई में, लातीनी अमेरिकी लिखा है, मतलब उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देख लीजिए, गलत कथन का बात कर रहा है, कौन सा है? तो चारों पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें से देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते हैं। देखिए यही तो गलत है। दबाव समूह का कार्य अलग है, किसी विशेष कार्य के लिए दबाव डालना होता है। राजनीतिक दल का क्या होता है? वो सत्ता पाने के लिए आंदोलन करते हैं। ठीक है, दोनों अलग है, दोनों का जो है अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला है कि नेपाल में जो सेवन पार्टी अलायंस था, ठीक है, किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 पार्टी अलायंस किसको प्रधानमंत्री चुने थे? तो किसे चुने थे? गिरिजा प्रसाद कोइराला। क्या नाम है? गिरिजा प्रसाद कोइराला।
क्या नाम है, गिरिजा प्रसाद कोइराला को सेवन पार्टी अलायंस ने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना था। मतलब नेपाल का प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे, गिरिजा प्रसाद कोइराला। अगला प्रश्न है कि बोलीविया की सरकार के कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया गया था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया गया था। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जो जल को आपूर्ति करने का अधिकार था वो एक कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको बेच दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फिर देखिए कौन सा असत्य है। तो असत्य देखने बोला है, बाकी 3 कथन सत्य होंगे, आप पढ़ लीजिएगा सत्य कथन को। असत्य कथन देखिए, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं ना भाई, इससे कोई बात का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये असत्य है। आगे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सब, मत देखिएगा। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। तो हित समूह कौन है, बामसेव एक हित समूह का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो जो नेपाल में जन संघर्ष हुआ था उसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है इसको। ठीक है, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। अगला है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला ही कथन है, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। तो लोकतंत्र का जन संघर्ष अगर करते हैं तो माध्यम से विकास अवरुद्ध होगा, विकास रुकेगा नहीं भाई, विकास और अधिक होगा। इसका मतलब विकास अवरुद्ध होता है, ये सत्य बात है, नहीं ये असत्य बात है। ठीक है, रुकावट नहीं होती। अगला प्रश्न है, देखिए ये सबको आप भर लीजिएगा। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र देखिए कब आया था, नेपाल में राजतंत्र तो 2006 में आया था। ठीक है, 2006 में। बोलीविया में जल आंदोलन चलाया गया था। लोकतंत्र किस लिए चलाया गया था, तो देखिए जल आंदोलन है, जन आंदोलन है, जल आपूर्ति के अधिकार के लिए जल आंदोलन चलाया गया था। जल है तो जल होगा, जल नहीं होगा जल होगा। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ जल आंदोलन की अगुवाई कौन किए थे, फेडाकोर के द्वारा किया गया था। बोलीविया में जल आंदोलन का किसके द्वारा, फेडाकोर। ठीक है, फेडेकोर या फेडाकोर जो बोलो। आगे बामसेफ मुख्यतः क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। क्या है, सरकारी कर्मचारी है। दबाव समूह चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। तो दबाव समूह चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं ना भाई, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। दबाव समूह को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है मेरा राजनीतिक दल। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है इसका प्रेरक सिद्धांत, संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया था। राजनीतिक दल का कार्य क्या है, तो राजनीतिक दल का कार्य चुनाव लड़ना भी होता है, सरकार का गठन करना भी होता है, विरोधी दल का गठन करना भी होता है। ठीक है, सारा कार्य है राजनीतिक दल का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा कौन देगा कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन क्षेत्रीय दल है। तो चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि कौन क्षेत्रीय दल है और कौन राष्ट्रीय दल है। जैसे राष्ट्रीय दल में कौन कौन सा है, अभी बीजेपी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, और क्या आप हो गई, कांग्रेस हो गया। तो ये सब सारा राष्ट्रीय दल है। जबकि क्षेत्रीय दल में बोला जाए तो जेएमएम हो गए, जेवीएम हो गए, जो कोई क्षेत्र में 1-2 राज्य में ही चुनाव लड़ते हैं। वैसे भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार है, कितने राष्ट्रीय दल हैं भारत में कुल अभी, तो 2020 के अनुसार भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। कितना, 8 राष्ट्रीय दल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली। देखिए एक ही दल की सरकार चीन में चलती है भाई। यहाँ पे चुनाव एक ही पार्टी के द्वारा कराया जाता है, एक ही पार्टी जीतती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 दलीय व्यवस्था किस देश में है, 2 दल का। तो अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय है, 2 दल की पार्टी ही है, मात्र वहाँ पे 2 ही पार्टियाँ हैं। जबकि भारत में तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं। ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था के अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो बहुदलीय। जहाँ बहुत सारा दल होगा तो अनेक दल होंगे। ठीक है, अगला है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में, मतलब बीजेपी का स्थापना 1980 में किया गया था, बीजेपी का स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला बोल रहा है भारत में कैसा है, बहुदलीय प्रणाली है, मतलब बहुत सारे दल हैं ना यहाँ पे। कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, आप है, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं ना।
आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अभी हमने देखा था किसका भाई, बीजेपी का 1980 में और कांग्रेस का 1885 में। ठीक है, कौन से, बहुजन समाज पार्टी। देखो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन, बीएसपी जिसको बोल रहे थे, अभी बोल रहा था मैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका जो संस्थापक हैं कौन थे, तो कांसीराम। कौन थे, कांसीराम। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त थे, 2006 में 6 थे। 2006 में 6 थे और 2020 में कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक दल निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करते हैं। तो सारा चुनौती, नेतृत्व का चुनौती, हाँ नेतृत्व भी करते हैं। विरोधी दलों में एकता का अभाव, ये भी ये सही है। अंदरूनी लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है राजनीतिक दलों को। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है उसको क्या बोलते हैं, जो किसी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो समर्थक है ना, जिस पार्टी का जो समर्थन करेगा उसका समर्थक है। आगे है कि एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है। तो लोगों का सशक्तिकरण करना ही बेहतर तरीका है राजनीतिक सुधार करने का। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरीका है लोगों का सशक्तिकरण, लोगों का सशक्तिकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, पहले भी देखे मैंने, चुनाव आयोग के द्वारा कि कौन पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन क्षेत्रीय पार्टी, इसका भी मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का बात कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी जो बसपा बोल रहे थे ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहते हैं। तो एक दल में हो, मान लो अभी बीजेपी में आप हैं, इसको छोड़ के आप कांग्रेस में चले गए, तो आप क्या कर रहे हैं, दल को बदल रहे हैं, तो दल बदल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दल बदल। आगे देखते हैं कि निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है बताइए राजनीतिक दल का। तो देखिए दंगे फसाद कराना राजनीतिक दल का कार्य नहीं होता है। ठीक है, आगे तृणमूल कांग्रेस की सरकार कहाँ पे है। तृणमूल कांग्रेस अभी मैंने बताया था ममता बनर्जी की, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि शिवसेना, तो शिवसेना देखिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सी नंबर राइट होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बीजू जनता दल, बीजू जनता दल तो उड़ीसा में है बीजू जनता दल। ठीक है, नवीन पटनायक की जो है पार्टी। आगे देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी क्या है, तो किसी भी राज्य में नहीं है, सत्तारूढ़ दल, मतलब उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है, नहीं किसी भी राज्य में नहीं है इसका भी, बहुजन समाज पार्टी। आगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी जानते कमल फूल है, कमल फूल है ना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का। वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए बीजेपी और अन्य गठबंधन मिलकर, और यूपीए कांग्रेस के साथ होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना की एक बड़ी चुनौती है, तो राजनीतिक दल का एक बड़ी चुनौती है। आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए राजनीतिक दल। ठीक है, चुनाव आयोग देखिए बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिला था, 1996 में, बहुजन समाज पार्टी बसपा को, बीएसपी को। आगे पुराने भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था, तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी पुनर्जीवित करके बनी थी, तो पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। ठीक है, मतलब पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी वह जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी कहलाने लगा था। ठीक है, आगे बर्लुस्कोनी कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो इटली के थे। ठीक है, ब्रिटेन में कैसा शासन रहता, तो द्विदलीय। वे दल जो चुनाव में हार जाते हैं सत्ता में क्या होते हैं, विपक्षी दल कहलाते थे। ठीक है, आगे है कि राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर क्या नीति और कार्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, आगे राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को क्या करते हैं, चुनाव आयोग या फिर मतदाताओं के सामने रखते हैं। अलग अलग नीति और कार्यक्रम को रखते हैं मतदाताओं के सामने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो अगला चैप्टर है, ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम। तो निम्न में से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो गैर लोकतांत्रिक देश मेरा पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे सेना का पावर चलता है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होते हैं तो लोगों के प्रति, देखिए लोकतांत्रिक तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? तो विचार सही है, उसी को हम देखते हैं। तो राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। राजनीतिक जो है गैर बराबरी के विचार जो होता है उसको समाप्त कर दिया, यही सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो व्यक्ति की गरिमा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो असमानता रहता है। आगे है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार क्या है? तो लोकतंत्र है। तो लोगों की गरिमा को अगर बचानी है तो यार स्वतंत्र को सुरक्षित रखना है, सबसे अच्छा है लोकतंत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र से मेल नहीं खाते हैं? तो देखिए व्यक्ति विशेष का शासन, कोई विशेष व्यक्ति का शासन होगा तो ये तानाशाही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। जबकि चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है, राजनीतिक दल भी है, लिखित संविधान भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो सी राइट आंसर होगा। आगे तानाशाही सरकार निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी थी? किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। किसके प्रति होगा? तानाशाही किसी एक व्यक्ति का शासन है, जो मर्जी करेगा। जैसे उत्तर कोरिया का देखते होंगे, ठीक है, उत्तर कोरिया का शासक जो है वो तानाशाह है, किंग जोंग उन क्या नाम है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश है भाई? तो लोकतांत्रिक देश देखो, भारत मेरा जो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है? अलोकतांत्रिक बोला है, मतलब लोकतांत्रिक नहीं बोला है। तो बड़े बड़े राजनीतिक मामले पर विचार का अभाव, जनता के समर्थन का अभाव, पारदर्शिता। भाई अलोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं होगा, कोई चीज़ साफ नहीं नजर आएगा, क्या कि लोकतंत्र नहीं है ना, जो मर्जी करेगा वो करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो राजनीतिक असमानता को लोकतांत्रिक व्यवस्था हटा दी है। निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय है? तो अभी सबसे अच्छा सरकार जो होता है लोकतांत्रिक सरकार होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाह के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है? लोकतंत्र तानाशाह के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है, मतलब पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान में सेना की सरकार होती है, ठीक है, लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है। श्रीलंका में ना लोकतंत्र के नाम पर कि लोकतंत्र है, पर वहाँ पे शासन किसका चल जाता है? सेना का ही चलता है। आगे देखा जाए, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार किसके पास होता है? जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है पारदर्शिता। मतलब कि नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, इसका जांच करने का अधिकार होता है, जिसे पारदर्शिता कहते हैं। मतलब सब चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र के संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? कौन? तो सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति लोकतंत्र के संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है। मतलब कि शस्त्र के साथ क्रांति करना ये लोकतंत्र का भाग नहीं है। मतलब आप औजार लेके लड़ाई कर दीजिएगा, ये लोकतंत्र में नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है कि देखिए वर्तमान में विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार कौन सा होता है? लोकतंत्र का होता है। आगे है, भारत में क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है? प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है, अप्रत्यक्ष है। नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं क्या होता है? लोकतंत्र में सुरक्षित होते हैं, तानाशाही में सुरक्षित नहीं रहेगा आपका स्वतंत्रता, ठीक है। आगे है, लोकतंत्र व्यक्ति की क्या? तो गरिमा को बढ़ाता है, मतलब आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है लोकतंत्र। आपको एक वोट देने का अधिकार है तो आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ रहा है भाई, आपकी बातों को समझा जाता है। आगे है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी जिम्मेवारी और वैध शासन व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र भराएगा। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में क्या होता है? सामंजस्य बनाता है, जो विविधता है उसके बीच जोड़ने का काम करता है, सामंजस्य बनाने का बैठाने का काम करता है। आगे लोकतंत्र में सरकार क्या होता है? उत्तरदायी होता है, और तानाशाही में उत्तरदायी नहीं होता है। तानाशाही किस में विश्वास रखेगी? तानाशाही युद्ध में विश्वास रखेगी, शांति से उसको क्या मतलब है, ठीक है।
आगे है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है सूचना का अधिकार। जो आरटीआई है वह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। लोकतंत्र शासन अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र नागरिकों में क्या बढ़ाता है, समानता को बढ़ावा देता है। मतलब पॉजिटिव चीज़ लोकतंत्र में चलिएगा और तानाशाह में नेगेटिव चीज़ों को आप लेके चलिएगा, ठीक है। आगे है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी। देखिए तो लोकतंत्र में होगा, गरिमा की बात करेगा तो लोकतंत्र में ही होगा, ठीक है। आगे अगला चैप्टर जो लास्ट चैप्टर होगा इसमें देखते हैं लोकतंत्र की चुनौती। तो लोकतंत्र की चुनौती क्या होता है भाई, तो भ्रष्ट नेतागण, अशिक्षित नागरिक और सांप्रदायिकता, इस सब का सब लोकतंत्र का चुनौती है। क्योंकि यहाँ का नेतागण जो भ्रष्ट होते हैं, ये तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। लोग अशिक्षित नागरिक हैं जिसके कारण वो चुनाव नहीं कर पाते कि कौन सा नेता सही है कौन गलत है। और एक सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर जो बंटवारा होता है, सांप्रदायिकता भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। आगे है स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का अधिकार, तो लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती है स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना, ठीक है। आगे है कि कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो कौन सा देश है जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा कौन सा कानून लाया गया था 2005 में, बताइए। तो आरटीआई लाया गया था, सूचना पाने का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है, तो शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हाँ भाई, अच्छे लोकतंत्र में क्या होगा, शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यही सही बात है। एक अलोकतांत्रिक, देखो लोकतंत्र नहीं है, मतलब अलोकतांत्रिक बोले तो तानाशाह होगा और क्या होगा। बदलने की चुनौती निम्न प्रकार की है, तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, मतलब वहाँ बेस बनाने का ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो वही है मेन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा। सबसे बड़ी बाधा अगर बोले कि सबसे बड़ी बाधा लोकतंत्र में क्या है, तो अशिक्षा। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो सबसे बड़ा बाधा क्या है लोकतंत्र का, अशिक्षा है, ठीक है। आगे आरटीआई क्या है, तो मैंने कितना बार बताया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है आरटीआई, ठीक है, जो कब आया 2005 में। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई, आरटीआई तो पूछेगा ही, अगर आरटीआई नहीं पूछा तो कुछ नहीं पूछेगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लोक सरकार की गतिविधियों को राइट टू, वही वाला होगा, कौन सा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जानकारी पाने का अधिकार, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार, ठीक। अगला है कि अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह न करना किस प्रकार की चुनौती है, तो निरंकुशतावाद की चुनौती है ये। चुनौती मतलब कि कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लोकतंत्र में, इसके बारे में बात किया गया है इसमें, इस चैप्टर में। निम्न में से कौन सा राज्य जातीय तनाव के कारण बिखर गया, कौन सा राज्य बिखर गया था भाई, तो यूगोस्लाविया जो है तनाव के कारण बिखर गया था, ठीक है। आगे है कि इराक में हिंसा, नई सरकार अपनी सत्ता के स्थिर मजबूत करने में असफल है, तो यहाँ बुनियादी प्रकार की चुनौती है। किस तरह का चुनौती है, बेसिक चुनौती है कि आप वहाँ पे हिंसा, नई सरकार अपनी सत्ता को स्थिर और मजबूत करने में असफल हुई, मतलब सरकार बना पर वह असफल हो गया, तो इसका बुनियादी प्रकार की चुनौती है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं, तो राजनीतिक सुधार कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी क्या है, भ्रष्टाचार चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार, ठीक है। ईमानदारी तो चुनौती नहीं है। भारत में गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि पर कंट्रोल करें, उसका उपयोग करें, ठीक है। सरकार को सामाजिक समूहों के बीच में क्या होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। शक्ति का बंटवारा करेंगे तब ना होगा अच्छा काम, ठीक है। आगे है कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती क्या है, गरीबी भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, आप इस चैप्टर में चुनौती से संबंधित अगर बात पूछेगा तो जो नेगेटिव चीज़ होगा लोकतंत्र से संबंधित, जो भी आपको नेगेटिव बात नज़र आएगा, ऋणात्मक बात नज़र आएगा, उसको आप टिक कीजिएगा, सही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने 8 चैप्टर का MCQ को देख लिया है पूरे डिटेल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।